स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर यह वीडियो डिस्कस कर रहे हैं। भारत की जो जीडीपी है उसमें जिस तरह का जो ग्रोथ आया है वो कमांडेबल है, वो एक्सेप्शनल है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भारत की जीडीपी 2.1 ट्रिलियन से 4.2 ट्रिलियन डॉलर पर शिफ्ट हुई 10 सालों के अंदर। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव के साथ साथ यह जानना भी कि करंट इकोनॉमी किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले हम बात करेंगे इंडियाज जीडीपी हैज डबल्ड इन 10 years। व्हाई इज दिस सिग्निफिकेंट? क्यों ये इंपॉर्टेंट है? तो अगर हम देखें 2015 में भारत की नॉमिनल जीडीपी लगभग 2103.6 बिलियन डॉलर के आसपास थी, या हम कहें 2.1 ट्रिलियन के डॉलर के आसपास थी। 2025 में आईएमएफ ने प्रोजेक्ट किया है कि इंडिया की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। और यह ग्रोथ इसलिए रिमार्केबल है क्योंकि एक समय पर भारत को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में गिना जाता था। फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज मतलब ऐसी इकोनॉमी जिनकी करेंसी बहुत वीक हो, जिनका ट्रेड बैलेंस जनरली बहुत ज्यादा अनफेवरेबल रहता हो और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंडेंट हो। तो भारत को यहां पर फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब जिस हिसाब से भारत एक्सपैंड कर रहा है तो हम ये कहेंगे कि नाउ इंडिया विल सून, और वी कैन से नाउ इंडिया हैज कम ओवर फ्रॉम दैट फ्रेजाइल 5 टैग। तो यहां पर यह जानना भी जरूरी है कि इंडिया को फ्रेजाइल 5 में कंसीडर करते क्यों थे। तो देखिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन था कि एक सबसे बड़ा रीजन यह था कि बहुत सारा पैसा जो था वो भारत से बाहर जाता था। यानी कि जहां पर एफआईज को लगता था कि इंडियन स्टॉक मार्केट से उतना अमाउंट वो रियलाइज नहीं कर सकते, या जहां पर उन्हें लगता था कि इंडियन इकोनॉमी से या इंडियन एफडीआई पर्सपेक्टिव से हम इतना पैसा जनरेट नहीं कर सकते थे, तो वो पैसे को वापस विड्रॉ करते थे। दूसरा, करेंसी डेप्रिसिएशन हमारा लगातार चलता था। आज भी खैर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट काफी होती है, लेकिन आज हम ये कह सकते हैं कि करेंसी डेप्रिसिएशन के बावजूद भी इंडियन इकोनॉमी इज रेजिलिएंट एंड स्ट्रांग। तीसरी बात यहां पे यह कही जाती थी कि भारत में इन्फ्लेशन बहुत है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत है। बहुत जल्दी इन्फ्लेशन 6% या 7% तक चला जाता था। बहुत बार यह कहा जाता था कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, यानी कि एक ऐसी इकोनॉमी जहां की करेंसी सॉफ्ट करेंसी में कन्वर्ट हो और जहां पे इकोनॉमिक टर्मोइल्स बहुत ज्यादा आते हो। अब इन इकोनॉमीज में वल्नरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा थी, मतलब अनस्टेबिलिटी बहुत थी, क्योंकि एक तो इनके करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा थे, एक इनका डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था फॉरेन कैपिटल के ऊपर। तीसरा, करेंसी और इन्फ्लेशन प्रॉब्लम और पॉलिटिक्स जो यहां पर थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज जो थी ये बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से हम ये कहते थे कि इंडियन इकोनॉमी जो है इसको हम फ्रेजाइल 5 में कंसिडर करते हैं। लेकिन अभी आज अगर हम बात करें कि क्या वास्तविकता में भारत की इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में है, तो हम ये कहेंगे कि इंडियन इकोनॉमी पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक इस फ्रेजाइल 5 की कंटेक्स्ट से बाहर निकल चुकी है। तो यहां पर ऐसा क्या रीजन है उसको भी समझने से पहले थोड़े से आंकड़ों की बात करते हैं। 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था या भारत की इकोनॉमी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इन कंटेक्स्ट ऑफ नॉमिनल जीडीपी। 2021 में हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हमने यूके को पीछे छोड़ा। 2026 में एक्सपेक्टेड है कि इंडिया जापान को पीछे छोड़ के 4थी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा, और 2028 में हम जर्मनी को पीछे छोड़ के यूएस और चाइना के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएंगे। तो इस कंटेक्स्ट से तो यही दिखता है कि इंडिया फ्रेजाइल 5 के टैग से लगभग बाहर निकल चुका है। फिर अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी ग्रोथ पिछले 10 सालों में इन कंपैरिजन टू टॉप इकोनॉमीज, तो आप देखेंगे भारत ने यहां पे 105% की ग्रोथ अचीव करी है। यानी कि यूएस, चाइना, जर्मनी, जापान, यूके, फ्रांस सबको पीछे छोड़ के भारत ने यहां पे लास्ट 10 इयर्स में, जिसमें कोविड शामिल है, पिछले 10 सालों में 105% की ग्रोथ अचीव करी है। एंड दैट इज एक्सेप्शनली वेल। मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो 105% की ग्रोथ अचीव हमने करी है ये सुपर कमांडेबल है।
यहां पर हमें यह जानना पड़ेगा कि उसके पीछे फैक्टर्स क्या थे। उससे पहले आप सब मुझसे टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो लिंक्स, पीडीएफ फाइल्स सब अटैच करता हूं। जूम कॉल सेशंस लेता हूं जिसमें बच्चों से बात करता हूं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूं, उन्हें सजेशंस देता हूं, जो भी उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं ऑप्शनल में या जीएस में, आई हेल्प देम आउट। तो आप सब टेलीग्राम से जरूर जुड़िए बाय स्कैनिंग दिस और बाय फाइंडिंग मी @shubham_0101 पे। अब बात यह आती है कि इंडियन इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ी कैसे, यानी कि जो ये 105% की ग्रोथ है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। तो जो सबसे बड़ा रीजन है वो है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में भारत ने बहुत ज्यादा फोकस किया है। चाहे मेक इन इंडिया स्कीम हो, चाहे पीएलआई स्कीम हो, सरकार का ये टारगेट है कि मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को हमें लगातार बढ़ाना है और इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को जितना ज्यादा हम बढ़ाएंगे उतनी जल्दी 2047 में जो हमें 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, वी वांट टू अचीव दैट टेक। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यहां पे आ जाती है रिगार्डिंग टू डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन में ऑनलाइन सर्विसेज हो या गवर्नमेंट बेनिफिट्स हो, चाहे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो, चाहे पेमेंट सिस्टम हो, इसने ट्रांसपेरेंसी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है। यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आने से या जो हम ये बात करते हैं कि डिजिटलाइजेशन की वजह से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन देश में बढ़ा है, जो फाइनेंशियल अवेयरनेस देश में बढ़ी है, वो भी सुपर्ब है। तीसरा, जीएसटी आने के बाद से लगातार ट्रांसपेरेंसी बेहतर हुई है, करप्शन कम हुआ है, टैक्सेशन सिस्टम बहुत बेहतर हुआ है। और चौथा, सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो लगातार बढ़ा है, जो कि एक एसेट क्रिएटिंग होता है, जो कि एक प्लान्ड एक्सपेंडिचर के फॉर्म में जाना जाता है। तो ये मेजर हमारे 5 कारण हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे ऐसे कौन कौन से इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ी। तो यहां पे 7 इकोनॉमिक ड्राइवर्स की मैं बात करूंगा जिसने भारत की इकोनॉमी में, जिसने भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा देश जो है उसकी आज भी लगभग 50% जनता इस एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है। हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने वाला सेक्टर भी है ये। तो एग्रीकल्चर में अगर हम देखें तो HYV सीड्स, हाइब्रिड क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जबरदस्त हमने इंप्रूवमेंट देखा। फिर सरकार का जो यहां पे सपोर्ट है, चाहे पीएम किसान स्कीम हो जिसमें 6,000 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं, चाहे एमएसपी हो जिसको सरकार बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया रखती है फार्मर्स की ओवरऑल इनकम के लिए, वो बढ़ना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जैसी स्कीम से हमारी जो पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको एक तरह का कुशन, एक तरह का बफर मिलता है कि अगर कोई भी कैलामिटी होती है तो दे विल प्रोटेक्टेड अंडर दैट कवरेज। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मैकेनाइजेशन, जैसे ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ड्रोन, अभी जैसे हमारी है जो स्वामित्व स्कीम है उससे हमने 3D मैपिंग करनी शुरू करी है। तो ये दीज आर द प्रैक्टिसेस जिससे एग्रीकल्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। और इसके साथ साथ में जो हमारा डेयरी इंडस्ट्री है, पोल्ट्री इंडस्ट्री है, फिशरी इंडस्ट्री है, इनकी भी ग्रोथ सुपर्ब है। डेयरी सेक्टर में रिमार्केबल ग्रोथ है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा है। साथ साथ में फिशरी और जो पोल्ट्री फार्मिंग है ये भी हमारे एक तरह के सनराइज सेक्टर के फॉर्म में डेवलप हुए हैं। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना या ब्लू रिवॉल्यूशन 2.0 जो है उससे भी अगर हम देखें तो हमारा जो फिशरी सेक्टर है वो बहुत तेजी से ग्रो किया है। सो दीज इंडस्ट्रीज आगे आने वाले समय में, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो कि एक भविष्य है, या हम बात करें कि जो हमारा फिशरी सेक्टर है ये भी हमारा और तेजी से आप बढ़ते हुए देखेंगे विद टाइम, क्योंकि आने वाला टाइम जो है वो इन्हीं सेक्टर्स के ऊपर एग्रीकल्चर बहुत डिपेंडेंट है। और साथ में यहां पे किसानों को अब ये बात भी समझ में आने लगी है कि फार्म डाइवर्सिफिकेशन जितना करेंगे, जितना ज्यादा मोनोक्रॉपिंग से बढ़ के फार्म डाइवर्सिफिकेशन की तरफ चलेंगे, उतना ही इनकम बेस इंप्रूव होगा, उतना ही देश में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना ही फूड सिक्योरिटी की तरफ भी हमारा कंसर्न इंप्रूव होगा। फिर दूसरा जो आता है पार्ट, दैट इज इंडस्ट्री। ये हर इकोनॉमी के लिए कहा जाता है कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग है, दैट मींस आपकी बैकबोन स्ट्रांग है। और भारत में अब तक यही प्रॉब्लम थी कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बहुत वीक था। तो यहां पे जो सरकार ने लगातार आत्मनिर्भरता और सेल्फ रिलायंस के ऊपर फोकस किया है, उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत बड़ा पुश देखने को मिल रहा है। चाहे मेक इन इंडिया स्कीम हो 2014 की, जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की बात हो, चाहे 2020 की पीएलआई स्कीम हो जिसमें यह कहा गया है कि 14 सेक्टर्स में अगर इंप्रूवमेंट होता है तो उन्हें फाइनेंशियल इंसेंटिव दिया जाएगा, उन्हें लोन सस्ते इंटरेस्ट रेट्स पे मिलेगा, लोन का टाइम पीरियड एक्सटेंड किया जाएगा। साथ में जो सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को रिड्यूस किया, उससे कंपनीज की सेविंग एनहांस हुई है और उसी पैसे को उन्होंने
री इन्वेस्ट किया है इकोनॉमी में, जिससे डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट बढ़े हैं। अगर हम बात करें एफडीआई की भी जो ग्रोथ है वो 44 बिलियन डॉलर से बढ़ के 83 बिलियन डॉलर की हो गई है 2022 में। दैट शोज इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर एफडीआईज एज वेल। ये हमारा दूसरा फैक्टर हुआ। तीसरा फैक्टर है राइज ऑफ स्टार्टअप्स एंड एमएसएमई। ये बात हम सब जानते हैं, चाहे इस साल के बजट की बात कर लें, सरकार ने स्टार्टअप्स और एमएसएमईज पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। इसीलिए चाहे हम कह दें कि मुद्रा योजना में तरुण प्लस लोन की बात करी जा रही है, जहां पे 20 लाख तक का लोन दिया जा सकता है। और अगर हम बात करें इंडिया के स्टार्टअप्स में लगभग 100 यूनिकॉर्न्स बन चुके हैं, जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन प्लस का है। अगर हम ओवरऑल बात करें तो भारत की जीडीपी में एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 30% का और एक्सपोर्ट में 50% का है। इसीलिए सरकार एमएसएमईज के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चाहे फिर वो उद्यमी मित्रा स्कीम हो, चाहे वो रॉटैप स्कीम हो, इन सब पे सरकार का मेजर फोकस है। फिर ग्लोबल सप्लाई चेन में भी भारत अपना इंप्रूवमेंट दिखाना चाह रहा है, क्योंकि अभी बहुत बार आर्टिकल्स में अलग अलग फॉर्म से ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं या जितनी भी इंडिया जैसी कंट्रीज हैं, वो सब कंसिडर करती हैं कि हमें चाइना के अलावा कोई और देश ऐसा चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके। भारत की यंग पॉपुलेशन बहुत स्ट्रांग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा बहुत स्ट्रांग है, साथ में हमारा प्रोडक्शन बेस, साथ में हमारे इंडियंस की जो हार्डवर्क और जो मेहनत हम लोग करते हैं वो पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड है। इसीलिए चाइना +1 स्ट्रैटेजी को यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। मतलब ग्लोबल कंपनीज जो है वो चाइना से हटके अब भारत में अपने सेटअप्स को देख रही है, क्योंकि चाइना के केस में ट्रेड टेंशन है, हाई कॉस्ट है, सप्लाई चेन डिसरप्शन की प्रॉब्लम है। और इंडिया में इन सबको फायदा ये होगा कि यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री देख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स, फार्मा में देख लीजिए, या अगर आप देखें तो अब दुनिया का हर तीसरा स्मार्टफोन भारत में बनता है, जिसकी वजह से एप्पल ने यहां पे अपने बेस डाला है, सैमसंग ने बेस डाला है, और आगे जाके हम देखेंगे कि लगातार बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्टार्टअप्स भारत में खोल रही है। तो अपने अपने फैक्ट्रीज, अपने अपने सेटअप्स इंडिया में लेके आ रही है। फिर चौथा अगर हम बात करें, दैट इज रिगार्डिंग टू टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन। देखिए, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों, और डिजिटलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप समय के साथ नहीं बदलते और अगर आप वही कन्वेंशनल सेटअप पे चलते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से आप बहुत पीछे छूट जाओगे। तो यहां पे सरकार ने टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन, इन दोनों को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। चाहे यूपीआई, आधार डिजिटल पेमेंट हो, इसने कॉस्ट कम करी है, एफिशिएंसी बेहतर करी है। उसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट किया, करप्शन खत्म किया है, कॉस्ट कम करी है, सरकार की प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, एफिशिएंसी बेहतर हुई है। जनधन योजना में 500 मिलियन प्लस बैंक अकाउंट्स ओपन हुए जो आधार से लिंक्ड है। और ई रूपी के कॉन्सेप्ट से सरकार ने अब ये तक बोला है कि अगर इंटरनेट नहीं भी है, स्मार्टफोन नहीं भी है, तो भी डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिल सकता है, जिसमें आप जो भी आपके पास कूपन है उसको आप ले जाके यूज कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटलाइजेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया। फिर अगर हम बात करें जो पांचवा है, दैट इज रिगार्डिंग टू जीएसटी रिफॉर्म। अब तक क्या होता था, जीएसटी से पहले तक टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज था। टैक्स इवेजन लगातार बढ़ता जा रहा था, सरकार का जो टैक्स मनी सरकार जो रिसीव कर सकती थी उसमें बहुत नुकसान था। लेकिन जीएसटी आने के बाद से देश में वन नेशन वन टैक्स प्रमोट हुआ, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हुआ, इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो भी रॉ मटेरियल्स पे टैक्स पे करे हैं वो उनको वापस मिलने लगे, जिससे उनकी कॉस्ट कम हो गई। अगर हम टैक्स कलेक्शन की बात करें तो जीएसटी से पहले का टैक्स कलेक्शन और जीएसटी के बाद के टैक्स कलेक्शन में बहुत फर्क है। यानी कि जीएसटी से पहले का टैक्स कलेक्शन था 8.63 लाख करोड़ और जीएसटी के बाद से जो टैक्स कलेक्शन है वो है 20.17 लाख करोड़। और इसमें भी आपको एक चीज मैं बता देता हूं, पर्सनल इनकम टैक्स जो है वो इस समय सरकार का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है जिससे सरकार टैक्स रिसीव करती है। तो दिस शोज दैट द पीपल आर आल्सो अवेयर अबाउट दिस टैक्स। बस यहां पे थोड़ा सा हमें जीएसटी को स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और थोड़ा सा यहां पे इनपुट टैक्स क्रेडिट के मैकेनिज्म को बेहतर करें और टैक्स ऑफिशियल्स और डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा यहां पे और ज्यादा सर्विलियंस और ज्यादा प्रॉपर मैकेनिज्म फॉलो करना चाहिए। इंडिया लगभग अब 1.6 से 1.8 लाख करोड़ रुपए जीएसटी का हर मंथ रिसीव करती है। तो दिस शोज कि टैक्स बेस जो है हमारा वो भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है।
आगे अगर हम बात करें छठा कंपोनेंट दैट इज रिगार्डिंग टू बैंकिंग रिफॉर्म्स। बैंकिंग रिफॉर्म्स पे भी सरकार का बहुत फोकस है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब इंडिया में बैंक पैनिक जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, क्योंकि जब विदेशी बैंक्स लगातार कोलैप्स कर रहे थे तो वहां पर एक सवाल लगातार उठ रहा था कि क्या ये इंपैक्ट भारत पर भी आएगा क्या। लेकिन आरबीआई के स्ट्रांग मैकेनिज्म और भारत सरकार के सपोर्ट से बैंकिंग रिफॉर्म्स बेहतर हुए, यानी कि जो बैंक्स के एनपीएस थे वो यहां पर कम हुए। लगभग अगर आप देखें तो एनपीए 11.2% थे 2018 में, जो कि अब रिड्यूस होकर 3.9% के आसपास आ गए हैं। दिस शोज दैट द बैंक्स आर मोर प्रॉफिटेबल, मोर हेल्दियर एंड देयर इंप्रूव द एबिलिटी ऑफ लेंडिंग एज वेल। फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी आने से यहां पर एक बेटर सिंक्रोनाइजेशन हुआ गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में, यानी कि एमपीसी आने से सरकार जो है वो भी ये अपने आउटपुट्स इनपुट्स देती है कि भाई इकोनॉमी में स्लो डाउन है तो हम रेपो को कम कर सकते हैं। यहां पे आरबीआई को भी अगर लगता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो रेपो को बढ़ा सकता है। तो एक तरह से कोलैबोरेटिव अप्रोच के साथ भारत सरकार और आरबीआई काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो जनरली हम 2 से 6% का जो हमारा टारगेट रेंज है उसमें हम रखते हैं। फिर डिजिटल बैंकिंग आने से तो जो इस समय का बैंकिंग सिस्टम है वो इतना बेहतरीन हो गया है, इतना स्ट्रीमलाइन, इतना ट्रांसपेरेंट हो गया है कि यूपीआई, डिजिटल वॉलेट और फिनटेक इनोवेशन ने बैंकिंग नॉर्म्स को बेहतर किया, सिक्योरिटी और बेहतर हुई है। बस अब थोड़ा सा जो ध्यान देने की जरूरत है वो है कि बैंकिंग फ्रॉड्स जो होते हैं इसको कंट्रोल करने की जरूरत हमें और चाहिए। देन सेवेंथ इज एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 2014-15 में एफडीआई लगभग $45.15 बिलियन था। 2019-20 में ये $74.39 बिलियन पे था और 2022-23 में ये $85 बिलियन पर हो गया। यानी कि अगर हम बात करें तो एफडीआई लगातार भारत में बढ़ा है। इंडिया टॉप 5 एफडीआई रेसिपिएंट है ग्लोबली, और हमारे यहां एफडीआई सबसे ज्यादा आता है टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स में, मैन्युफैक्चरिंग में पीएलआई स्कीम और मेक इन इंडिया के बाद, इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में, और रिटेल और ई कॉमर्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट हम देख रहे हैं। तो आने वाले समय में ये एफडीआई हमारा और बूस्ट होगा, ऐसी पूरी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जैसा कि फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी तरह का चैलेंज हमेशा किसी भी इकोनॉमी के लिए होगा, चाहे डेवलप्ड इकोनॉमी हो। आज यूएस के लिए भी चैलेंज है, चाइना के लिए भी चैलेंज है, ऑल्दो चाइना स्टिल डोंट क्लेम इटसेल्फ एज अ डेवलप्ड नेशन, बट वी नो द व्हाट इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ चाइना। तो यहां पर चैलेंजेस भारत के लिए भी बहुत है। पहला चैलेंज तो है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। अभी जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने उन्होंने टैरिफ इंक्रीज करने की बात करी, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पे इंपैक्ट पड़ा, जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है ये अभी भी हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत खतरनाक है। तो यहां पर थोड़ा सा भारत को इस हिसाब से डेवलपमेंट करना होगा कि बहुत ज्यादा इन चीजों का इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे ना आए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल भी इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि इस इंपैक्ट को कम से कम हमारी इकोनॉमी को झेलने दे। फिर इन्फ्लेशन और फिस्कल पॉलिसी, सरकार को यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जब जब फेस्टिव सीजन्स आते हैं, मैरिज सीजन्स आते हैं, तब इन्फ्लेशन कई बार टारगेट रेंज से बाहर चला जाता है। तो इस तरह का स्टैंड अडॉप्ट करके रखें कि अगर जब भी लग रहा है कि इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ सकता है तो हॉकिश स्टैंड अडॉप्ट कर लें, यानी रेपो को बढ़ा सकते हैं, और जहां पे लग रहा है कि अब जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल में है तो वहां पर एकोमोडेटिव पॉलिसी के तहत रेपो को कम भी कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि हमारे यहां पे देखिए यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। सॉरी मैंने एम्प्लॉयमेंट बोल दिया, अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। यहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा और उसमें स्किल डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप फ्रीबीज या लोन माफी करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होना जाना। जितना ज्यादा स्किल डेवलपमेंट, चाहे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे पीएम इंटर्नशिप स्कीम हो, ऐसे इनिशिएटिव्स हमें और बढ़ाने होंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर, मैं कई बार ये कहता हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर फार्म गेट से लेकर कंज्यूमर प्लेट तक सबसे बड़ी नेसेसिटी है। तो जितना हो सके इसके लिए हमने गतिशक्ति मंत्रालय, जो अब गतिशक्ति मंत्रालय के तहत हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है, दैट इज अगेन अ गुड इनिशिएटिव। साथ में एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट में बात मैं कर चुका हूं। इनकम इनइक्वालिटी कम करना, क्योंकि अभी भी भारत का जो गिनी कोफिशिएंट है वो बहुत ज्यादा है, यानी कि इनकम इनइक्वालिटी हमारे लिए बहुत बड़ी एक और प्रॉब्लम है। इससे डिवाइड बढ़ता है, चाहे वो रीजनल डिवाइड हो, चाहे जेंडर डिवाइड हो, दैट इंक्रीज कॉन्टिन्यूअसली। और लास्ट में एनवायरमेंट और क्लाइमेट चैलेंज,
पेरिस कॉन्फ्रेंस के बाद से भारत बहुत ज़्यादा अवेयर हुआ है और नेट जीरो कार्बन एमिशन का जो हमारा टारगेट है 2070 तक का, उसको अचीव करने के लिए हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो इंटरनेशनली हैं, हमने हमारे नीति आयोग ने खुद का SDG इंडिया इंडेक्स भी बना रखा है। सो दीज चैलेंजेस आर देयर दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। आप सब लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय स्कैनिंग दिस QR। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप और मुझे कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या क्या लगता है कि और क्या चुनौतियां हमारे देश के सामने हैं इस समय। उनके सजेशंस भी मुझे जरूर बताइएगा और आप ये भी जरूर मुझे बताइए कि क्या क्या स्टेप्स भारत को और लेने चाहिए जिससे 2047 तक हम डेवलप्ड इंडिया इस्तेमाल कर सकें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।